So this topic is quite important for NEET exam because NEET के एग्ज़ाम में हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर इस चैप्टर को देखें तो चाहे वो ऑक्सिन से हो, जिबरलिन से हो, साइटोकाइनिन से हो, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने निश्चित हैं, तो बिल्कुल फोकस रखिएगा। तो जिबरलिन से शुरुआत करते हैं। जिबरलिन क्या होता है? तो जिबरलिन, the discovery, the effect of जिबरलिन has been known in Japan। और जापान में सबसे पहले इसके इफ़ेक्ट्स को जाना गया था और इसको डिस्कवर करने की कोशिश की गई थी। Japanese farmer observed that the certain rice seeding in their field grow excessively tall and become weak and sterile। जापानीज फार्मर ने देखा कि कुछ राइस के ऐसे पौधे हैं जो बहुत ही बड़े ग्रो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, एंड दे ग्रो एक्सेसिवली टॉल एंड बिकम वेरी वीक और स्टेराइल। और एयर करंट की वजह से उनमें इतना फ्लो बढ़ जा रहा है कि वो गिर जा रहे हैं। तो जापानीज प्लांट पैथोलॉजिस्ट, दैट इज ई कोरासावा, found that the disease caused by the fungus is Zeberlina। और जापानीज़ फार्मर ने ये पता लगाया कि ये जो डिज़ीज़ है, ये ई कोरासावा ने सबसे पहले इसे पता लगाया। जिबरलिन आर द एसिडिक इन नेचर एंड डिनोटेड एज G1, G1A2, GAA3, मतलब GA1, GA2, मतलब ये बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं जिबरलिन के। तो जिबरलिन आर एसिडिक, ये एसिडिक होता है और इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं। बट जो GA3 जो होता है वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था और ये काफ़ी पोटेंट माना जाता है, ये काफ़ी मजबूत माना जाता है। प्रिकर्सर्स की बात करें तो ये एसिटाइल कोए होता है। तो एसिटाइल कोए इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ दिस। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि जिबरलिन का जो प्रिकर्सर है वो एसिटाइल कोए है। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें तो स्टेम एंड लीफ ग्रोथ, जिबरलिन स्टिमुलेट स्टेम एलोंगेशंस एंड अदर एरियल पार्ट। तो जिबरलिन जो होता है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है स्टेम को। तो स्टेम को जब स्टिमुलेट करेगा तो स्टेम का साइज एलोंगेट हो जाएगा। Therefore, they are increase the size of stem and fruit। इसलिए जो है धीरे धीरे इसका साइज़ बड़ा हो रहा है और फ्रूट का भी साइज़ बड़ा होगा। एक प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड बोल्टिंग। जिबरलिन इंड्यूसेस द स्टेम एलोंगेशंस इन अ रोजेट प्लांट। तो छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं उनमें स्टेम को एलोंगेट करता है। तो बेसिकली अगर छोटे कोई प्लांट होंगे तो उसको बड़ा करने का जो उपाय हो वो जिबरलिन करता है। जैसे कैबेज, बीट, इंटरनोड ग्रोथ इज़ रिटार्डेड। जो इंटरनोड ग्रोथ होते हैं वो रिटार्डेड होते हैं तो उनको थोड़ा सा बड़ा करता है। सीड जर्मिनेशन में मदद करेगा। तो जिबरलिन स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फ्रॉम द मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फूड, एग्जाम्पल एमाइलेज एंड प्रोटीएजेस। तो सीड जर्मिनेशन में जो जिबरलिन होता है वो दे कैन स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को सिंथेसाइज करता है फ्रॉम मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फूड, एग्जाम्पल अमाइलेज एंड प्रोटीएजेस। यूजेस और एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो फ्रूट ग्रोथ, डिले राइपिंग, माल्ट ईडिंग। जिबरलिन इज़ यूज टू स्प्रेड द माल्टिंग प्रोसेस। जिबरलिन जो होता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ माल्टिंग प्रोसेस, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट है। शुगर केन की अगर हम बारे में बात करें तो जिबरलिन जो होता है, जिबरलिन ऑन द शुगर केन ग्रुप, द लेंथ एंड स्टेम इंक्रीजेस, दे क्विकर द मैच्योरिटी एंड दे आर यूजफुल टू ऑब्टेनिंग द अर्ली और क्विक इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ सीड। मतलब जल्दी से मैच्योर करने में मदद करता है। तो जिबरलिन का काम ये है कि फटाफट जल्दी से मैच्योर बना देगा। अगर हम नटशेल में देखें तो जिबरलिन का अगर हम यूजेस तो फ्रूट के ग्रोथ को करता है। राइपिंग जो होता है, जब फ्रूट जो पकने लगता है या सड़ जाता है उसको डिले कर देता है। इंक्रीज माल्ट यील्ड, माल्ट के
ईल्डिंग को बढ़ा देता है। इन्हांस शुगर केन ईल्ड, शुगर केन के ईल्ड को बढ़ाता है। मैच्योरिटी को जल्दी फास्ट कर देता है। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो इसको बस स्लाइड को देख के जाएंगे तो आपका बहुत सारा काम हो सकता है। तो यूजेस में फ्रूट का ग्रोथ, डिले राइपिंग, इंक्रीज माल्ट ईल्डिंग, इन्हांस शुगर केन्स ईल्ड एंड क्यूकर द मैच्योरिटी। फंक्शन की बात करें तो दैट इज कॉल्ड स्टेम, bolting effect and seed germinations. So this is basically the functions. Now we have a question: which of the following hormone can replace fertilization? और आपको आंसर देना चाहिए। Yes, the answer is gibberellin. Gibberellin ही हम लोग पढ़ रहे हैं। During the seed germination, it stores food mobilizes. So yes, answer is gibberellin. अभी हम लोग जिबरलिन ही कर रहे हैं। सो नेक्स्ट फाइटो हार्मोन इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दे हैव अ स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन द साइटोकाइनिन, दैट इज अ सेल डिवीजन। मतलब ही होता है, साइटो का मतलब होता है सेल, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, राइट। दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो दे डिस्कवर एज अ कैटीन, स्मॉग और मिलर and discover a substance chitin from the DNA. They obtained from hearing fish sperm. इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। They obtained from the hearing fish sperm, which increase the cell division. And cytokinin are mainly synthesized in the root, and therefore they show the polar transport. इसलिए इसे polar transport में रखा जाता है। They are also synthesized in the endosperm of the seed, और endosperm of the seed में भी synthesize होता है। तो सीड के एंडोस्पर्म में साइटोकाइनिन बनता है। आइसोलेशन की अगर हम बात करें तो दे आर फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द अनराइप मेज ग्रेन, अनराइप मेज ग्रेन और कर्नल्स नोन एज जियाटीन। इसको हम जियाटीन बोलते हैं। हालांकि मेज के साइंटिफिक नेम भी यही होता है, जिया मेज होता है। तो सबसे पहले मेज के ग्रेन से साइटोकाइनिन को ऑब्टेन किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और कोकोनट मिल्क से भी हमने आइसोलेट किया था। केमिकली दे आर मॉडिफाइड प्यूरिन एंड दे आर डेराइव फ्रॉम द टीआरएनए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि दे आर मॉडिफाइड प्यूरिन, दे आर डेराइव फ्रॉम द टीआरएनए। फंक्शन की अगर हम बात करें तो ग्रोथ ऑफ लीफ एंड शूट, ग्रोथ करता है लीफ का, शूट का। counteracting apical dominance and the growth of the lateral bud, growth of the lateral bud। तो lateral bud के ग्रोथ को ये मेंटेन करता है। डिले सेनेसेशन, सेनेसेंस का मतलब होता है कि जल्दी से उसे मतलब मरने नहीं दे, डेथ को रोक दे। तो बाय कंट्रोलिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज, उसको हम कहते हैं रिचमोंड लैंग इफेक्ट, रिचमोंड लैंग इफेक्ट, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि इस सेनेसेंस को रोक देता है, जल्दी से चीज़ों को फास्ट नहीं होने देता है, मतलब मैच्योर नहीं होने देता है। सेल डिवीजन करेगा ही करेगा, क्योंकि इसके नाम में ही ऐसा छिपा हुआ है। यूजेस की बात करें तो दे ओवरकम द सेनेसेंस। अभी हमने बात किया था कि जल्दी से किसी को बूढ़ा नहीं होने देता है, जल्दी से मरने नहीं देता है, डिले सेनेसेंस, राइट। साइटोकाइनिन आर यूज्ड टू डिले द सेनेसेंस और इंटैक्ट लीफ एंड अदर प्लांट पार्ट। एंड टिश्यू कल्चर में साइटोकाइनिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऑक्सिन का कंसंट्रेशन लिया जाता है और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन लिया जाता है। और उसमें आपने पढ़ा होगा कि प्लांट का जो छोटा सा पार्ट होता है उसको हम एक्स प्लांट कहते हैं। The explant is put on the solution और they put on the dark medium, उसको हम dark medium में रखते हैं। जैसे ही आप dark medium में उसे रखेंगे तो there is a differentiation of the cells and this is called callus. The callus is a differentiation of cells which is put on the auxin and cytokinin solution and put on the dark medium as well. There is a formation of callus which is the undifferentiated mass of the cell. नट शेल में अगर हम बात करें साइटोकाइनिन को, तो साइटोकाइनिन दे ओवरकम सेनेसेंस, मतलब जल्दी से बूढ़ा नहीं होने देगा। और यस, अभी हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि टिश्यू कल्चर में इसका बहुत बड़ा
योगदान होता है। अकरेंस की बात करें तो रूट 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 अपाइसिस ऊपर करेगा, डेवलपिंग द शूट बर्ड एंड यंग फ्रूट को भी ये डेवलप करेगा। फंक्शन की बात करें अगर तो ग्रोथ ऑफ द लीफ, ग्रोथ ऑफ द शूट, ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस, डिले सेनेसेशन एंड यस द सेल डिवीजन। दिस इज अ मेन फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। Growth of leaf, growth of shoot, overcome apical dominance, delay senescence and cell division। आइए कुछ इससे रिलेटेड जो नीट में आए हुए क्वेश्चंस है इसके बारे में चर्चा करते हैं। कोकोनट मिल्क फैक्टर इज राइट, तो आप जवाब दीजिए इसका। यस, द आंसर इज ऑब्वियस, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इज द करेक्ट आंसर, राइट। प्लांट हार्मोन यूज फॉर द that's inducing the morphogenesis in the tissue culture। तो इसमें क्या होता है इसका आंसर बताइएगा। तो आंसर इज साइटोकाइनिन, ऑब्वियस है क्योंकि हम साइटोकाइनिन ही पढ़ रहे हैं। द हार्मोन विच प्राइमरली कनेक्टेड टू द सेल डिवीजन। yes the cytokinin is a correct answer, but this cytokinin is also called जियाटीन क्योंकि जिया मेज से ऑप्टेन किया गया था, इसलिए इसे जियाटीन बोलते हैं। इथाइलिन के अगर बारे में बात करें तो इट इज़ अ गैसियस प्लांट हार्मोन। एक गैसियस प्लांट हार्मोन होता है। डिस्कवरी की बात करें तो दैट्स कॉजन डिस्कवर द एंड कन्फर्मेशन दैट राइप ऑरेंजेस इमिटेड a volatile substance that brought about early ripening और unripe banana kept nearby। तो सबसे पहले ये देखा गया था कि जो राइप बनाना है उससे कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है और उस वोलेटाइल सब्सटेंस को उसने राइप कर दिया है, यानी पका दिया है। लेटर ऑन दिस वोलेटाइल सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाई एज इथाइलिन, और फिर बाद में पता लगा कि जो ये वोलेटाइल सब्सटेंस है उसको हम इथाइलिन बोलते हैं। सिंथेसिस की अगर हम बारे में बात करें तो इट इज सिंथेसाइज इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट पार्ट लाइक रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा। तो इसका सिंथेसिस हर जगह होता है, राइट, हर जगह ये रिपोर्टेड है। एंड द मैक्सिमम सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग द ripening of the fruits and tissue undergoing the senescence, that is aging, undergo the senescence and aging। तो जो प्लांट, जो सीड, जो कोई भी पार्ट जो सेनेसेंस में जाता है, मतलब वो मरने जा रहा है मान लीजिए, तो उनमें सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ट्रांसवर्स ग्रोथ और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराने में मदद करेगा। ट्रांसवर्स ग्रोथ और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराने में मदद करेगा। सेनेसेंस, दे प्रमोट द सेनेसेंस, जानबूझ के प्रमोट करता है कि जल्दी से कोई चीज़ बूढ़ा हो जाए। प्लांट पार्ट लाइक द लीफ, फ्लावर, एब्सेशन को भी ये कॉज करता है, दैट इज द शेडिंग ऑफ लीफ, फ्लावर, फ्रूट, एंड येस दैट इज कॉल्ड फ्रूट राइपनिंग। दे इन्वॉल्व द राइपनिंग ऑफ द क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्लाइमेट्रिक फ्रूट को ये राइप बना देता है, राइप करता है, राइट। तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स आर फ्लैशी फ्रूट्स विच शो सडन शार्प राइज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। टाइम ऑफ राइपनिंग में अचानक से शूट हो जाता है, अचानक से ग्रो हो जाता है। ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। इलोंगेशन ऑफ स्टेप इन अ डीप वाटर राइस प्लांट। Ethylene induces the development of adventitious roots on the various type of stem cutting, right? And flowering in pineapple and mango में flowering करेगा। Sex expressions, they increase the number of female flower in cucumber, flower in cucumber. The sex expression, they increase the number of female flower in cucumber में फीमेल फ्लावर को ग्रो कराएगा। एप्लीकेशन की अगर हम बारे में बात करें तो दे आर मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन एंड द फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट को राइप करेगा। एब्सेशंस और थिनिंग करेगा। इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रूट्स के नंबर को बढ़ा देगा। एंड स्प्राउटिंग ऑफ स्टोरेज ऑर्गन में स्प्राउटिंग करेगा। which is employed for the artificial ripening of banana fruit।
मतलब अगर आपको आर्टिफिशियली बनाना को राइप करना तो इसमें आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आइए ABA के बारे में जानकारी लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, ABA is a mildly acidic growth hormone which function as a general growth inhibitor। इसे growth inhibitor के नाम से जाना जाता है। occurrence की बारे में बात करें तो that is a dormant bird seed and ABA is also called a stress hormone। जब प्लांट में स्ट्रेस होता है, ऐसे नहीं कि ह्यूमन बींग में ही स्ट्रेस होता है, प्लांट में भी स्ट्रेस होता है, तो जब स्ट्रेस होता है तब ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है या बेसिकली स्ट्रेस करवाता भी है। तो ABA इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन और एब्सेशन और डॉर्मिन। फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द एडिकॉट in 1961 to 1965 from the cotton wall, and they are synthesized in chloroplast of the mesophyll cell। chloroplast of the mesophyll cell, chloroplast of the mesophyll cell में synthesize होता है। फंक्शन की बात करें तो ये एब्सेशन कराएगा, डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड, metabolism that is called inhibition the protein and RNA synthesis। they cause the destruction of the chlorophyll and उससे जो होता है senescence of the leaf is stimulated। तो ये एब्सेशन कराएगा, डॉर्मेंसी कराएगा बर्ड्स का, सीड का, और ABA इनहिबिट करता है प्रोटीन और RNA सिंथेसिस को। तो दे कॉज द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द क्लोरोफिल एंड सेनेसेंस ऑफ लीफ इज स्टिमुलेटेड। इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट को रोकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्टोमेटा को बंद कर देगा। अब सोचिए कि स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, गैसियस एक्सचेंज रुक जाएगा। द सिंथेसिस ऑफ ABA स्टिमुलेट द वाटर लॉगिंग, जहाँ पे वाटर लॉगिंग है वहाँ पे स्टिमुलेट करेगा, या जहाँ पे सूखा आ जाता है वहाँ पे हो पाएगा। ABA इज एक्ट एज एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विपरीत, अपोजिट, अपोजिट, राइट, अपोजिट टू द जिबरलिन। दैट्स वाई दे आर नॉन एज एंटी जिबरलिन। तो जिबरलिन के बिल्कुल ये उल्टा काम करता है, इसलिए इसे ऐसा बोलते हैं। एप्लीकेशन में एंटी ट्रांसपेरेंट, मान लीजिए कि अगर कोई लीफ है या कोई प्लांट है और बहुत सारा पानी को लॉस कर रहा है, आपको पता है कि ट्रांसपिरेशन में बहुत सारा पानी लॉस हो जाता है, तो इसके ऊपर ये वैक्सी लेयर की तरह हम इसको लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर सकें। द एप्लीकेशन ऑफ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ ABA ऑन द लीफ, दे रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन टू द ग्रेट एक्सटेंट थ्रू द पार्शली क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। इससे, क्योंकि आपको पता है ABA जो होता है स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो मतलब हो ही नहीं पाएगा, पानी बाहर नहीं जा पाएगा, ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा। ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा तो जितना हम चाहते हैं वही मतलब कि विल्टिंग नहीं होगा, मुरझा के गिरेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। डॉर्मेंसी आपको पता ही है, डॉर्मेंट, अगर आपके घर में कोई सीड है और वो इनएक्टिव अवस्था में है तो दैट इज़ कॉल्ड डॉर्मेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू द जिबरलिन? इन नीट में हैव अ क्वेश्चन है। सो आंसर इज ABA। ABA, the answer is ABA। ABA is involved। ABA इनमें कहाँ इन्वॉल्व होता है? तो आंसर इज डॉर्मेंसी ऑफ सीड। आंसर इज डॉर्मेंसी ऑफ सीड। तो नाउ वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म का मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट एंड पीरियडिज्म का मतलब होता है ड्यूरेशन। तो दैट इज़ अ ड्यूरेशन ऑफ लाइट, और इवन ड्यूरेशन के अलावा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, राइट। तो दैट इज़ कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म। और फोटो पीरियडिज्म डिटरमाइन करता है कि प्लांट में ग्रोथ किस रेट से हो रहा है, बिकॉज दिस light intensity, light duration, the time of exposure is very important to determine the growth of the plant, right? तो growth of the plant इसमें determine होता है। तो the relative length of dark and light period vary from place and from the season to season। ये season to season ये vary करता है, which is influence the flowering process to the great extent in a different plant। The length of light period is called photoperiodism, and this is a response shown by the plant
to change the relative length of the dark and the light period is called photoperiodism. Gardner and Allard, they are found to tobacco plant could be flower only, and if the plant were exposed to the number of short days का मतलब ये होता है कि आप अगर उसको कम समय के लिए रखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर इज़ वेरी लाइट, दैट्स कॉल्ड अ शॉर्ट डे. क्रिटिकल पीरियड का मतलब होता है, मान लीजिए एक लाइन है और इससे अगर कम अगर ड्यूरेशन ऑफ लाइट अगर एक्सपोज हो तो प्लांट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगा, या इस क्रिटिकल रेंज से अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो प्लांट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिर भी रुक जाएगा. मतलब एक रेंज होना चाहिए, उसी रेंज में लाइट की इंटेंसिटी रहनी चाहिए. अगर उस रेंज से कम आ जाए तो प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम हो जाएगा, और उस रेंज से क्रिटिकल पीरियड से अगर बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा दें तब भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगा, बिकॉज दिस इज़ मिनिमम और मैक्सिमम फेज, और उससे हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं. तो मोस्ट ऑफ द प्लांट कैन फ्लावर ओनली इफ दे आर एक्सपोज टू द लाइट for the less or more than certain period, which is known as critical period, right? That is called critical period. So according to this period, the whole plant is divided into the long day, short day and day neutral. Long day नाम से ही पता चल रहा है कि long day plant एक ऐसा plant है जिसमें the exposure of light, the duration of light and the intensity of light is required above the critical range, है ना. क्रिटिकल रेंज से ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो लॉन्ग डे. शॉर्ट डे अगर मान लीजिए एक दिस पोर्शन इज़ अ क्रिटिकल रेंज और इस क्रिटिकल रेंज से कम चाहिए तो दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट डे, और न्यूट्रल मतलब उसके बराबर. तो दिस प्लांट फ्लावर व्हेन द रिसीव अ लॉन्ग फोटोपीरियडिज्म, मतलब देयर इज़ अ लॉन्गर ड्यूरेशन एक्सपोजर ऑफ द लाइट इज़ रिक्वायर्ड and which are above the critical period, that's wheat, radish and sugar beet, henbins, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं. शॉर्ट डे, द प्लांट्स फ्लावर व्हेन दे एक्सपोज टू द फोटोपीरियडिज्म शॉर्टर दैन द क्रिटिकल पीरियड. ऑल विंटर प्लांट्स, सोयाबीन, टोबैको आर एग्जाम्पल. डे न्यूट्रल के अगर हम बारे में बात करें तो दिस प्लांट डू नॉट शो एनी correlation between the exposure of light durations, inductions of the flowering response. Tomato, pepper, cucumber, there are certain example, and the example is very important, right? Example is important. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि this is a durations of the light exposure, or on the basis of duration of light exposure the plant is categorized into the short day, long day and day neutral. So what is the importance of photoperiodism? हम पढ़ते क्यों हैं photoperiodism को? तो useful for the commercial flower growth. They enable them to induce for the related flowering by the regulating the photoperiodism, temperature and conditions. The knowledge of photoperiodism is useful for the laying out the garden. आप garden को भी कर सकते हैं, and planning for the crop pattern in the particular area. तो एक क्वेश्चन आया नीट में, the photoperiodism was first characterized in, आंसर बताइए. आंसर इज टोबैको. आंसर इज टोबैको में सबसे पहले फोटोपीरियडिज्म डिस्कवर किया गया. सो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, उसमें ऑल सेलेक्ट कीजिएगा ताकि ये चैनल आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा सके. थैंक यू सो मच.